हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा चैप्टर चल रहा था और हमने लास्ट जो वीडियो आई थी उसमें जे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट किया था, राइट। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले, मैंने आपको बताया भी था कि बोर्स मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के बीच में कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे। ठीक है, पहले हम उन डेवलपमेंट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम बोर्स मॉडल के पॉइंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। क्या पहले तो क्या डेवलपमेंट थे। ठीक है, तो दो तरह के डेवलपमेंट हुए थे इन बिटवीन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल एंड बोर मॉडल। फर्स्ट पॉइंट था डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में डुअल बिहेवियर होता है। डुअल का मतलब होता है दो तरह का नेचर। ठीक है, कौन से दो तरह का नेचर? वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनमें दो तरह का नेचर होता है। एक तो वेव नेचर होता है, ठीक है, और दूसरा कौन सा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, तो ये दो तरह का नेचर प्रेजेंट होने को, इसको ही हम क्या कह रहे हैं? डुअल नेचर। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड होता है आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो बच्चों ये दो चीज़ें हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले आते हैं डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। डुअल बिहेवियर का मतलब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो सबसे पहले हमने ले रखा है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है बच्चों, वेव नेचर। देखो, जब भी कभी मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर घूमता है, ठीक है, अंडर एक्सेलरेशन, चार्ज पार्टिकल अगर घूम रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, देखो बच्चों, कोई भी चार्ज पार्टिकल है अगर वो घूमेगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये पहले इधर आ रहा है, ठीक है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है। आप देख रहे हो हर पॉइंट पर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? उसमें एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन होगा। ठीक, तो व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल अंडरगोज एक्सेलरेशन, किसी भी चार्ज पार्टिकल में अगर एक्सेलरेशन होता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वो पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये फील्ड ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, और ये जो फील्ड्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसमिट होते हैं, दीज फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है वो भी एक चार्ज पार्टिकल है, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन होगा और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो कि किस फॉर्म में ट्रांसमिट होगा? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, आप नोट्स भी बना सकते हो। व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव अंडर एक्सेलरेशन, alternating electric and magnetic fields are produced and transmitted. These fields are transmitted in the form of electromagnetic waves or electromagnetic radiations. ठीक है, तो इनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं, इनमें इनका नेचर कैसा होता है? तो फर्स्ट पॉइंट, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों जो आता है, फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैं EM लिख रही हूँ, EM का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, वेव्स आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। ठीक है, कैसे होते हैं ये? परपेंडिकुलर to the each other, perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of their propagation। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब अभी समझाती हूँ मैं आपको। their propagation, ठीक है, इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दो फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब तीन चीज़ें हो गई। ठीक है, एक तो डायरेक्शन हो गई ऑफ प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन का मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गई।
एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे देखो आप ऐसे समझ सकते हो, ये 3 डायरेक्शन हो गई, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस जैसे होते हैं। इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल आपको दिख रहा है? एंगल आपको दिख रहा है 90 डिग्री का। अगर मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगी, राइट। तो ये इस पॉइंट का मतलब है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर perpendicular to the each other and also perpendicular to the direction of their propagation। इसको बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना लिखकर यहाँ पर आप लिख लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम कर लेते हैं, हाँ, इसको कर लीजिए आप इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। दीज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, these are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of their propagation, ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा आता है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेट, मतलब उनको प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। बिना किसी मीडियम के ये ट्रैवल कर सकते हैं, वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं। और किस स्पीड से करते हैं? वैक्यूम में ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो सेकेंड पॉइंट इनका क्या आएगा? दे डू नॉट नीड एनी मीडियम, ठीक है, दे डू नॉट नीड एनी मीडियम टू प्रोपेगेट, ठीक है बच्चों, टू प्रोपेगेट। तो इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। एंड थर्ड पॉइंट आता है, देयर आर, हमारे पास बच्चों बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। अब उनमें क्या चीज़ अलग होती है? जैसे आपने नाम सुना होगा, रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, एक्स रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, IR रेज होती हैं। तो ये सब मिलकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, ठीक है। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। इसी में एक विजिबल रीजन होता है, विजिबल वाला रीजन हमें दिखाई देता है। लेकिन जैसे UV रेज हो गई, आपकी IR रेज हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, एक्स रेज हो गई, ये सब हमें दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि ये विजिबल रेंज में नहीं आती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं विच, और उनमें डिफरेंस किस चीज़ का होता है? विच डिफर इन देयर वेवलेंथ्स, ठीक है। क्या चीज़ अलग होती है? वेवलेंथ अलग होती है उनकी। क्या क्या डिफरेंट होती है? वेवलेंथ क्या होती है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। विच डिफर इन देयर वेवलेंथ्स, ठीक है। वेवलेंथ को बेटा लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होती है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। क्या चीज़ डिफरेंस होती है? वेवलेंथ भी कह सकते हो आप और फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, ठीक है। दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ कह सकते हो। वेवलेंथ इंटर रिलेटेड होती है क्योंकि ये दोनों फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल मैंने बनाया इसको न्यू रीड करते हैं, इसको न्यू, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये समझना है कि वेवलेंथ क्या होती है बच्चों, ठीक है। वेवलेंथ क्या होती है? देखो, जैसे ये वेव है, ये एक वेव हमने बनाई, ठीक है, ये वेव हो गई बच्चों, राइट। अब ये जो आप ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हो, इसे हम कहते हैं, ये आपका होता है क्रेस्ट, इस पोर्शन को कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है। और ये जो नीचे आप देख रहे हो, ये होता है आपका ट्रफ, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रफ और इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, मतलब 2 लगातार आने वाली जो क्रेस्ट हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो, ये वेवलेंथ है, ठीक है। या तो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए या आप ट्रफ के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए, कहीं से भी ले सकते हैं आप। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ, इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। अब वेवलेंथ क्योंकि आप देख रहे हो इट इज़ अ डिस्टेंस है ये 2 चीज़ों के बीच का, तो जो डिस्टेंस की जो यूनिट्स होती हैं वही वेवलेंथ की यूनिट होती हैं। जैसे आप मीटर ले सकते हो, आप सेंटीमीटर ले सकते हो। अब क्योंकि ये वेव के केस में बहुत छोटा होता है तो स्मॉल यूनिट्स का यूज़ करते हैं हम। नैनोमीटर हो गया आपका, म्यू मीटर हो गया आपका, एंगस्ट्रॉम हो गया, तो ये स्मॉल यूनिट्स का हम यूज़ करते हैं, बट ये होती डिस्टेंस वाली यूनिट्स में है, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होती है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड
ट्रफ। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा बच्चों समझने के लिए। अच्छा, क्रेस्ट और इसमें हमने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, यहाँ पर ले लेते हैं हम। ठीक है बच्चों, देखो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ की डेफिनेशन आप नोट करिएगा। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं हम उन्हें इन्हीं चीज़ों से कैरेक्टराइज करते हैं। क्या चीज़ डिफरेंट होती है? उनकी वेवलेंथ्स अलग अलग होती है। जैसे यूवी रेज हैं, IR रेज हैं, इनकी वेवलेंथ्स अलग अलग होंगी, फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होंगी, ठीक है सबकी, उसी से हम उनको पहचानते हैं, राइट। तो वेवलेंथ को हम डिफाइन कैसे करेंगे? वेवलेंथ होगा डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाली, ठीक है, लगातार आने वाली, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, ये आपका क्या हो गया? वेवलेंथ हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी का सिंबल अभी मैंने आपको बताया, न्यू इज द सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों नंबर ऑफ वेवलेंथ्स या नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में एक जगह से कितनी वेवलेंथ पास होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे नॉर्मल टर्म में भी यही चीज़ होता है फ्रीक्वेंसी, कोई चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितनी बार रिपीट हो रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऐसे ही बच्चों वेवलेंथ की भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट हम हर्ट्ज साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था H हर्ट्ज, तो उनके नाम पर ही इसको यूनिट दे दिया गया हर्ट्ज। या इसको हम सेकेंड इनवर्स में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी दो, कोई भी एक यूनिट ले सकते हैं, ठीक है। एक टर्म और होती है बच्चों वेव नंबर, इसे भी नोट करिएगा। वेव नंबर को हम न्यू के ऊपर बार लगा देते हैं तो ये बन जाता है आपका वेव नंबर, राइट। ये क्या बन जाएगा? वेव नंबर बन जाएगा, ठीक है। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। पर यूनिट लेंथ में जितनी वेवलेंथ होती हैं उसे हम कहते हैं वेव नंबर। और वेव नंबर का फॉर्मूला क्या हो सकता है फिर? 1/λ। वेवलेंथ का इन्वर्स होता है। तो अगर वेवलेंथ की यूनिट सेंटीमीटर है तो वेव नंबर की यूनिट हो गई सेंटीमीटर इन्वर्स। अगर वेवलेंथ की यूनिट मीटर है तो इसकी यूनिट हो गई वेव नंबर की मीटर इन्वर्स, राइट, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, एक फॉर्मूला और है बच्चों, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज आर रिलेटेड बाय द फॉर्मूला C = νλ। ये नोट करिएगा फॉर्मूला, ठीक है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे बच्चों। इसमें C क्या है? यहाँ पर C है हमारा, C न्यू और लैम्डा तो मैंने आपको बता दिया। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ एंड C इज स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो C की वैल्यू लिख लीजिएगा। C क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये रिलेशन होता है दोनों में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत छोटे छोटे। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी करा देती हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज़ अ वेवलेंथ 580 नैनोमीटर। क्या दिया हुआ है आपको वेवलेंथ दिया हुआ है 580 नैनोमीटर। अगर हम इसे मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 580 × 10⁻⁹। नैनो क्या होता है? 10⁻⁹ तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मीटर में चेंज हो गया, तो लैम्डा आ गया हमारे पास। अब वो क्या कह रहा है? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। आपको फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है और आपको वेव नंबर मेजर करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, C = νλ। इसमें आप C की वैल्यू रखिए और लैम्डा की वैल्यू रखिए तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? C/λ, ठीक है। C की वैल्यू आपने रखी 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड।
और लैम्डा आपके पास आ गया 580 इंटू 10 टू दी पावर -9, ठीक है। ये आपका मीटर पर सेकेंड हो गया, ये आपका मीटर हो गया। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो सेकेंड इनवर्स में आपके पास फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये सेकेंड इनवर्स में आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, राइट। अच्छा, अब हम वेव नंबर निकालते हैं बच्चों। वेव नंबर का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, 1/λ, ठीक है। तो लैम्डा कितना है, लैम्डा गिवन है आपको 580 इंटू 10 टू दी पावर -9। तो बस इसका इन्वर्स करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ये आपके पास इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा मीटर इनवर्स में, ठीक है, वेव नंबर आ जाएगा। तो इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। कभी आपको फ्रीक्वेंसी देंगे तो वेवलेंथ पूछेंगे, वेवलेंथ देंगे तो फ्रीक्वेंसी पूछेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया इससे रिलेटेड। अब ये हमने पढ़ा वेव नेचर, ठीक है, वेव नेचर पढ़ लिया। अब आता है बच्चों पार्टिकल नेचर। अब क्या पढ़ेंगे हम, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो वेव नेचर हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में वेव नेचर होता है, ठीक है बच्चों। वेव नेचर मानकर हम कुछ चीज़ें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं रेडिएशंस के बारे में, जैसे कि इंटरफेरेंस होता है। क्या चीज़ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम इंटरफेरेंस, हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरफेरेंस, ठीक है। और डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या होते हैं बच्चों, डिफ्रैक्शन होता है आपका, डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ वेव, इट इज़ द बेंडिंग ऑफ वेव, ठीक है। बेंडिंग ऑफ, कोई ऑब्स्टेकल आ गया उससे टकराकर वेव मुड़ गई, तो इस बेंडिंग ऑफ वेव को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। और इंटरफेरेंस होता है मिक्सिंग ऑफ वेव, दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ की या डिफरेंट वेवलेंथ की मिक्स हो जाएं, तो इट इज़ द मिक्सिंग ऑफ वेव्स। मिक्सिंग ऑफ वेव को कहते हैं हम, ठीक है, इंटरफेरेंस। तो ये वाले जो फिनोमिना हैं इनको हम वेव नेचर मान के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में वेव नेचर मान के एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन कुछ सर्टेन फिनोमिना ऐसे भी हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर, ठीक है। देखो बच्चों, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। वेव जो होती है वो वेव कॉन्टिन्यूस होती है, ये वेव है, ठीक है। पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल डिसकॉन्टिन्यूस होता है, टूटा हुआ होता है पार्टिकल्स की फॉर्म में, लाइक दिस। ये तो ये क्या है, ये आपका पार्टिकल नेचर जिसमें ब्रेक है, बीच बीच में ब्रेक आ रहा है, तो ये आपका पार्टिकल नेचर होता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है वेव नेचर। वेव क्या होती है, वेव कॉन्टिन्यूस होती है, एक ही फॉर्म में चलती है, एक जैसी एनर्जी की फॉर्म में चलती है, सेम एनर्जी में चलेगी। लेकिन जो पार्टिकल होता है वो ब्रेक हो सकता है, उसमें एनर्जी कम ज़्यादा हो सकती है, डिसकॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस ये दो डिफरेंस होते हैं वेव नेचर में और पार्टिकल नेचर में, ठीक है। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन तो हम एक्सप्लेन कर पाए वेव नेचर मान के, लेकिन कुछ और भी चीज़ें थी जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे कि देखो क्या क्या नहीं हम एक्सप्लेन कर पाए हैं, हम नहीं एक्सप्लेन कर पाए, एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस नहीं एक्सप्लेन कर पाए हम, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस अभी मैं बताऊंगी आपको क्या होते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इसे नहीं हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी, ठीक है, विद टेम्परेचर, राइट, ठीक है। और यही कुछ चीज़ें हैं बच्चों जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, ये भी नहीं हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो हमें ये मानना पड़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में पार्टिकल नेचर भी होता है। अब हम इन्हें वन बाय वन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ जाता है, देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझने के लिए क्या होता है। देखो मान लो हम किसी मेटल की रॉड लेते हैं, एक मेटल की रॉड ले ली हमने और हमने उसको हीट किया, ठीक है, मेटल की रॉड को हीट किया, तो आप इनिशियली देखोगे कि वो सबसे पहले डल रेड कलर की हीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप उसे और हीट कर रहे हो, यानी और एनर्जी दे रहे हो आप उसको, ठीक है, और हीट दोगे तो वो डार्क रेड हो जाएगी, ठीक। फिर भी आप उसे और हीट कर रहे हो, वो वाइट हो जाएगी, और हीट करोगे वो ब्लू हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, उसका कलर बार बार क्या है, चेंज हो रहा है, यानी उसमें से जो रेडिएशंस इमिट हो रहे हैं वो अलग अलग एनर्जी के
अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस इमिट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें अलग अलग कलर उसका दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में खाली वेव नेचर होता तो उसमें हमें एक ही कलर दिखाई देता, क्योंकि वेव क्या होती है, वेव तो कॉन्टिन्यूस होती है ना, वेव एक ही तरीके से चलती है सेम एनर्जी से, तो वेव कॉन्टिन्यूस होती है। लेकिन क्योंकि हमें अलग अलग, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है हमें अलग अलग कलर दिखाई दे रहा है, यानी कि जो एनर्जी इमिट हो रही है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। वो कैसी है, वो डिसकॉन्टिन्यूस तरीके से वो निकल रही है, वो पैकेट्स के फॉर्म में निकल रही है, वो पार्टिकल्स में बटी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें कौन सा नेचर है, वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की जो बॉडी है, द आइडियल बॉडी, उस तरह की बॉडी को विच इमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स ऑल फ्रीक्वेंसीज, जो बॉडी सारी फ्रीक्वेंसी को इमिट भी कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम ब्लैक बॉडी कह देते हैं। और इस तरह के रेडिएशंस को, रेडिएशंस इमिटेड बाय सच अ बॉडी आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। उन रेडिएशंस को ही हम क्या कह देते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कह देते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इसके बाद आ जाता है हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एक मैक्स प्लैंक्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि जो एनर्जी इमिट हो रही है, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, इज नॉट कॉन्टिन्यूस, वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, इट इमिट्स और एब्जॉर्ब डिसकॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म, मतलब जैसे पार्टिकल्स की फॉर्म में थोड़ी थोड़ी एनर्जी निकल रही है, उसको हमने क्या कहा, उसको हमने कहा पैकेट। एनर्जी का एक पैकेट है, एक बंडल है। ठीक है, तो ये उन्होंने सबसे पहले बताया। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट क्या था कि जो एनर्जी इमिट होती है, एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड डिसकॉन्टिन्यूसली। कैसे निकलती है वो, डिसकॉन्टिन्यूस होती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, राइट। और वो जो एनर्जी का एक पैकेट था, उस पैकेट को उन्होंने कहा, द पैकेट, उस एनर्जी के एक पैकेट को उन्होंने एक नाम दिया क्वांटम। ठीक है, द पैकेट ऑफ एनर्जी, वन पैकेट ऑफ एनर्जी, वन पैकेट ऑफ एनर्जी वॉज कॉल्ड, क्या कहा उसे, क्वांटम। उसे एक नाम दे दिया उन्होंने, एक एनर्जी के एक पैकेट को, दैट इज क्वांटम। ठीक है, ये क्वांटम नाम दे दिया। और लाइट अगर होती है तो इन केस ऑफ लाइट इसी क्वांटम को हम फोटोन बोल देते हैं। फोटोन नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो क्वांटम का मतलब होता है बच्चों कोई भी तरह का रेडिएशन है, और इन केस ऑफ लाइट उसको हम क्या कह देते हैं, फोटोन्स। ठीक है, तो ये जो एक क्वांटम होता है, अब उस एक क्वांटम की, ये तो बता दिया उन्होंने कि पार्टिकल्स की फॉर्म में निकलेगी एनर्जी या एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, उस एक पार्टिकल, एक बंडल को, एक एनर्जी के बंडल को एक नाम दे दिया हमने, एक क्वांटम। ठीक है, अब उसकी एनर्जी कितनी होती है, एक क्वांटम की एनर्जी कितनी होती है, उसके लिए भी उन्होंने बताया कि एनर्जी ऑफ वन क्वांटम, एक क्वांटम की एनर्जी जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होगा वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, टू इट्स फ्रीक्वेंसी। बच्चों फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। मतलब कि आप ये देखो, जैसे एनर्जी अगर उसकी E मान लें तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है अगर सपोज, तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी यूज़ करते हैं, H से उसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। H यहाँ पर क्या है, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और इसकी एक वैल्यू भी होती है। ठीक है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है प्लैंक कांस्टेंट की। ये तो हो गया एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। अगर नंबर ऑफ क्वांटास n है, n नंबर ऑफ क्वांटास, अगर एक क्वांटम की एनर्जी h न्यू है तो n क्वांटम की कितनी होगी, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ
क्वांटास अगर n हो जाते हैं, इफ द नंबर ऑफ क्वांटास n है तो एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, NH न्यू, फॉर्मूला हो जाएगा NH न्यू, ये n लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, NH न्यू। और अगर न्यू ना देकर, किसी क्वेश्चन में आपको न्यू ना देकर वो लैम्डा वेवलेंथ दे देता है, तो इसी फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं, NH न्यू की जगह हम रख सकते हैं C बाय लैम्डा। तो NH C बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला आपके लिए यूज़ होगा न्यूमेरिकल्स के लिए, तो इसको आप नोट करेंगे। ये 2 पॉइंट्स हैं बच्चों प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के। H की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, 25 वॉट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। ये बेटा आपको बल्ब की टोटल एनर्जी बताई है, क्या बताया, बल्ब की टोटल एनर्जी बताई है हमें 25 वॉट। वॉट को हम चेंज कर सकते हैं, वॉट का मतलब एनर्जी ये बताइए आपको, 25 वॉट। वॉट क्या होता है, वॉट जूल, वॉट को हम क्या ले सकते हैं, जूल पर सेकेंड ले सकते हैं, जूल पर सेकेंड ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका एनर्जी जूल में पता चल गई हमें कि वो 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी इमिट कर रहा है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा आपको गिवन है, लैम्डा कितना दिया हुआ है, 0.57 म्यू एम, ठीक है बच्चों। म्यू जानते हो आप क्या होता है, म्यू इज 10 to the power -6। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 0.57 इंटू 10 to the power -6 m, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं, क्या बात कर रहा है, कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा, रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ क्वांटास, रेट का मतलब यही हो गया ना कि 1 सेकंड में वो कितने क्वांटास बाहर निकाल रहा है, नंबर ऑफ क्वांटास, यानी कि n की वैल्यू आपसे वो पूछ रहा है। तो अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, E इज इक्वल टू n, ये h ना लग रहा हो, इसे n को सही से लिखना, ठीक है, NH C बाय लैम्डा, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। एनर्जी कितनी दी हुई है हमें, टोटल एनर्जी 25 है, n हमसे पूछा है, h हम रखेंगे 6.6 इंटू 6.626 पूरा भी ले सकते हो आप, 6.6 ले लिया मैंने, इंटू 10 to the power -34, और c की वैल्यू रखी हमने 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा वेवलेंथ आ जाएगा 0.57 इंटू 10 to the power -6। इससे आप n कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, बेटा कैलकुलेशन आप अपने आप करिएगा, 25 इंटू 0.57 इंटू 10 to the power -6 अपॉन 6.6 इंटू 10 to the power -34 इंटू 3 इंटू 10 to the power 8। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ क्वांटास, ठीक है। तो ये रेट ऑफ इमिशन हो जाएगा बच्चों, तो ये इसका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आज यहीं तक पढ़ेंगे, आज हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी कर लिया है, वेव नेचर पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा दूंगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे और बोर्स मॉडल के पॉइंट्स भी कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इतना आप रिवाइज करिएगा। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।